जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब पर जय हिंद मैथ मस्ती पर। आइए आज हम वीडियो में समझेंगे कि फसल क्या है और फसल में क्या होता है। फसल को उत्पादन करने में सबसे पहले इसका हेलिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें मिट्टी की तैयारी और क्या होता है बीजारोपण, और इसके बाद हम खाद एवं उर्वरक के बारे में, इसके पहले हम फसल के बारे में वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। और अगर जो अभी भी आपको फसल के बारे में अगर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है बोर्ड पर सिंचाई के स्रोत से और सिंचाई से, तो इसका एक पहला वीडियो हम बताए थे फसल का, फसल 1 का, फसल 2 का भी हमको बताने का मन कर रहा था। इसमें हम आज हम डाल दिए हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन में फसल वाला वीडियो 1 का इसमें डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, उसका लिंक दे दिए हैं, और उसको आप जहां वहां पर जाकर के इस वीडियो को देखने के बाद पूरा वॉच कर सकते हैं। उसके बाद हम फसल 2 में हम समझेंगे। आइए फसल 2 में समझते हैं। देखिए फसल क्या होता है। फसल हम आपको एक ही प्रकार के पौधे बड़े ही पैमाने पर उगा दिया जाता है तो उसको फसल कहते हैं। लेकिन फसल तैयारी करने से पहले बहुत ही प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो प्रोसेस क्या है तो वही समझाने जा रहे हैं। तो प्रोसेस सबसे पहले होता है मिट्टी की तैयारी करना। तो मिट्टी की तैयारी हम बता दिए थे, हल फल जो किसान जो अपने मिट्टी की तैयारी करने में बहुत सारा उपयोग करता है, बहुत सारा चीजों को। सबसे पहले तो हल फल ले जाता है, या तो हल फल टेक्निकल के जमाने में हल फल की जरूरत नहीं होता है, तो उसमें ट्रैक्टर वगैरह की जरूरी होता है। ट्रैक्टर में कल बेल्टीवेयर हम बताए थे, फाल बताए थे, हल बताए थे, ये सब के बारे में कुदाली भी बता दिए थे। ये 2 तरह से मिट्टी की तैयारी किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर अगर मिट्टी तैयार करेंगे तो मिट्टी की तैयारी हो चुका। उसके बाद मिट्टी की तैयारी करने के बाद तुरंत होता है बीज का रोपण। अभी धान का मौसम का सीजन है और इस मौसम में आपको खुद पता या देखे होंगे, सबसे पहले हमको किसी भी पैमाने पर फसल लगाना है तो उसमें बीज का जरूरी पड़ता है, और बीज जरूरी पड़ने के बाद पौधा के रूप और वही पौधे को फसल के रूप में विस्तार किया जाता है। तो आइए समझते हैं। बीज तो रोपा हो गया। बीज रोपने के लिए सबसे पहले मिट्टी की तैयारी करना जरूरी होता है। मिट्टी की तैयारी भी हम करने के लिए सिखा दिए। बीज को भी हो गया। अब बीज जब हो जाता है तो खेत भी तैयार हो गया, बीज भी हो गया, तब उस फसल में बीज लगा दिए। तो जहां पर मिट्टी में बीज लगाए थे वहां पर अब क्या जरूरत है, खाद एवं उर्वरक। देखिए खाद एवं उर्वरक मैनर, और ये आपके पास जो देख रहे हैं यूरिया जो खाद होता है, इसमें क्या होता है समझ गए कि नहीं। तो देखिए खाद पौधे एवं जीव जंतुओं का अपशिष्ट पदार्थों से बनाया जाता है, लेकिन उर्वरक जो है यह रासायनिक पदार्थ है, ये फैक्ट्री में तैयार किया जा सकता है। समझ गए कि नहीं। खाद भी हम बता देते थे, फसल लगाने से पहले लगा दिया जाता है, छिट दिया जाता है, और उर्वरक जो है फसल लगाने के बाद छिट जाता है। खाद को हम घरे बना सकते हैं और उर्वरक को फैक्ट्री में तैयार किया जा सकता है। खाद को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकता है, लेकिन उर्वरक को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो खाद एवं उर्वरक में अंतर समझा दिए थे। आइए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट समझते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंचाई क्या है। देखिए सिंचाई करना किसी भी फसल को उतने जरूरी होता है जिस तरह से अगर जो किसी भी मानव जीव जंतु या कोई भी सजीव हो तो उसको सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यक होना जरूरी है। अगर जो हम भी बढ़ फूल रहे हैं तो इसमें पानी की जरूरी होती है। पानी नहीं रहेगा तो ढर बना के गिर जाएंगे, जल जाएंगे, तब डिहाइड्रेशन हो गया। इसके बाद अगला चैप्टर हम वायरस से संबंधित बता देंगे। आइए समझते हैं। तो देखिए सिंचाई करने के लिए पौधे में या तो जीव जंतु में सभी चीज में पानी की आवश्यकता होता है। लेकिन ये बात समझते हैं कि पौधे में अगर जो पानी देंगे तो 2 चीज से होता है। पहला, अगर जो उसको समय समय पर पानी है तो हम सिंचाई करेंगे तो पौधे निरंतर समय समय पर वृद्धि करेगा पौधे। और उसके बाद मिट्टी में नमी की मात्रा, नमी समझ में आता है, नमी उसको बोलते हैं, जैसे आप स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा नमी क्या, और नमी जिसमें नहीं रहता है। तो नमी जिसमें नहीं रहता तो दरार फट जाता है। गांव देहात में देखिएगा, बिहार के तो निजी क्षेत्रों में गंगा किनारे या तो और भी अरहर वगैरह में तो दरार फटना ही तो मामूली सी बात है, आप लोग खुद समझिए। तो बिहार से बाहर के लड़के उसको नहीं समझ में आता होगा। अब जरा समझते हैं कि सिंचाई करने के लिए सिंचाई जब किया जाता है तो उसमें नमी होता है और पौधे की वृद्धि एवं विकास जो होता है सही समय पर होता है। अब जरा देखते हैं कि पौधे को सिंचाई करने के लिए कितना स्रोत होता है, कितना तरह से। देखिए सिंचाई करने के लिए मुख्य स्रोत बहुत सारा होता है। ऐसे तो बिहार झारखंड या तो और भी जगह पर बहुत सारा तालाब, अहरा, नदी, समझ गए कि नहीं, नाला, ये सब ज्यादा चीजों से सिंचाई किया जा सकता है। धान के समय में, अभी धान के समय देख रहे हैं तो अहरा, नदी, नाला, इसमें तो और कंफर्म हो गया कि इसका मतलब समझ गए सिंचाई का स्रोत हो गया। लेकिन और भी होता है सिंचाई, बहुत सारे प्रकार से नहीं होता है, 2 तरह से होता है। सिंचाई का 2 तरह है। एक होता है ड्रिप तंत्र या तो छिड़काव तंत्र, और दूसरा होता है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या होता है तो इसमें आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे होगा। ड्रिप छिड़काव तंत्र में सिर्फ पौधे के जड़ तक ही बूंद बूंद करके पानी गिराया जाता है, जिससे इस छिड़काव तंत्र में
अक्सर जो है दलहन पौधे तक अगर छिड़कावेंगे तो इसमें पानी की मात्रा क्या होती है, बचती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा सिंचाई बोलते हैं, छिड़काव तंत्र सिंचाई बोलते हैं। वैसी सिंचाई का साधन जिसमें पानी की मात्रा अवेलेबल जरूरी हो उतने ही दिया जाए उसे, और उसको सिर्फ जड़ तक ही पहुंचाया जाए, तो उसको हम छिड़काव तंत्र बोलते हैं। दूसरा होता है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र सिस्टम, ये बोरवेल होता है, एक जगह बोरवेल में बैठा दीजिए मोटर और ड्रिप करके, जिसको सबमर्सिबल बोलते हैं, उसमें से चालू कर दीजिए और रात दिन छोड़ दीजिए जब तक पूरा वाटर लेवल फुल लगेगा। चाचा देखते हो भोरे भोरे जाकर के देखो चाचा क्या खेतवा में पानी हो गए है, तो हाँ सगरो छिपा गए। छिपाने का मतलब सगरो एरिया में थोड़ा थोड़ा पानी चल गया, तो ये बिहार का बात है, समझ गए कि नहीं। तो उसको ड्रिप तंत्र बोलते हैं। छिड़काव तंत्र में सिर्फ पौधे के जड़ों तक छिड़क दिया जाता है। देखिए पौधे में अगर जो सिंचाई किया जाता है तो उसको दो प्रकार से बचाया जा सकता है। एक तो उसको पाला नहीं मारेगा, पाला समझ में आता है, लगाए सब बढ़ रहे सब, लेकिन ऊपर ऊपर केसियर गाछी के समय में उसमें क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर पीला जैसा हो जाएगा, तो उसको पाला मार देता है। मतलब उसमें सही से क्या समय पर आप उसको क्या नहीं दिए, तो पानी की मात्रा या सिंचाई नहीं किए, तब ही क्या हो जाता है, पाला मार देता है। अब उसके बाद नमी तो अभी तुरंत बताया कि सूख जाता है तो उसमें दरार फट जाता है खेत में, तो नमी खत्म हो जाता है। जला क्रांति क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जला क्रांति। कभी पूछता है कि जला क्रांति से आप क्या समझते हैं यूपीएससी में, आईबीपीएससी में, तो देखिए जला क्रांति सीधा सीधी बात है, जब आप बाढ़ के सीजन में जैसे धान के पौधा भी लगाएं तो उसमें पानी जो है सिंचाई से स्रोत जरूरत के हिसाब से पानी भर जाता है, जिसमें पूरा लबालब हो जाता है, पूरा डूब गया एकदम पूरा। और ऐसे झारखंड में गंगा जब बहती है जिस किनारे से, वहां पर सब साथे लेके चल पूरा धान पूरा डुबा दिया, समझ गए कि नहीं। तो ये जलाशय अक्सर जो होता है, जलाशय जब आता है तो मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं जा पाता है, और मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं आदान प्रदान होने के कारण से पौधे का मृत होना तय है, जिससे पानी अति आवश्यक भर जाना भी पौधे का एक कारण बन सकता है, जिसमें पौधा क्या होता है, गल के सड़ करके सूख जाता है। तो उसको हमको बोलते हैं जला क्रांति। आप समझ चुके हैं सिंचाई और उसके स्रोत। सिंचाई दो तरह से होता है, छिड़काव तंत्र और दूसरा ड्रिप तंत्र। और उसके स्रोत जो होता है बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे नदी, नाला, नहर, समझ गए कि नहीं। फिर क्या बोलते हैं, डैम, इस सब से क्या किया जाता है, सिंचाई किया जा सकता है। और उसके बाद सिंचाई करना क्यों जरूरी है, तो देखिए पाला से बचाने के लिए नियमित समय पर उसको पटाइएगा, तो उसमें पाला, उस फसल में पाला नहीं मरेगा, और उस फसल की वृद्धि और विकास सही समय पर होगा। और उसके बाद खेतों में नमी नहीं जाएगी, समझ गए। और तीसरा लास्ट था जला क्रांति से क्या समझते हैं, कभी कभी पानी इतना भर जाता है कि पौधे अपने आप सूख जाता है। इस कारण से होता है क्योंकि पानी जो है मिट्टी पर पूरा एकदम लेवल भर देता है, जिससे ऑक्सीजन के आदान प्रदान नहीं हो पाता है। इसी वजह से पेड़ पौधों में जो है ऑक्सीजन जड़ से नहीं मिल पाता है, और जड़ से नहीं मिल पाता है, नाइट्रोजन नहीं बढ़ पाता है, तो वहां पर ह्यूमस की मात्रा नहीं होता है, जिसी वजह से जला क्रांति से पौधे की मृत्यु निश्चित हो जाता है। आगे देखते हैं बीडिंग एवं कीट। आइए देखते हैं खरपतवार क्या होता है, खरपतवार तथा कीट पिकड़ नियंत्रण क्या होता है। देखिए खरपतवार किसको बोलते हैं, जब हम फसल लगाते हैं एक ही जगह पर, तो वहां पर अनावश्यक जैसे घास हो गया, और भी निराई, बथुआ, ये सब घास देखे कभी देहात में बथुआ का साग बनता है, तो ये सब घास जो होता है, स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ये सब घास जो होता है ये अनावश्यक फसल कहलाते हैं, जिसको हम बोते नहीं, स्वयं ही उग जाता है। तो ये इसमें होता कुछ, इसमें उगता कुछ, तो हमरा कहा जाता है, लेकिन हमरा कुछ नहीं जाता है। जो हम पौधे को उर्वरक या हम खाद देते हैं जिससे पौधा पोषण करता है, वो पोषण जो है मिट्टी की मात्रा में जो पोषण होता है, ये पोषण को अनावश्यक फसल क्या करते हैं, खींचने लगते हैं, इसलिए इसको हटाना जरूरी होता है। तो हटाने के लिए निराई किया जाता है, बीडिंग किया जाता है। बीडिंग क्या होता है, देहात में उसको बोला जाता है निकाई कर दे। चलो घास बढ़ गया, पूरा खेतवा में हो गया, घास निकाल दे रहा है, फसल को थोड़ी कमाल देना है, घास उसमें से निकाला जाता है, जिसको हम लोग देहात में बोलते हैं निकाई, या बिहार में बोला जाता है निकाई, समझ गए कि नहीं। तो देखिए खरपतवार को निकाई से बचने के लिए, अब तो टेक्नोलॉजी के जमाना हो गया, तो किसान भी सोचता है कि हम जल्दी जल्दी कर दें, तो इसमें क्या करता है, तो खरपतवार नाशी दवा जो होता है, रसायन हो गया, ये रसायन दवा हो गया, जिस दवा से हम किसी भी खरपतवार को नाश कर सकते हैं। देखिए खरपतवार को नाश करने वाले दवा आपके पास दिखाई दे रहा है 2,4-D, समझ गए कि नहीं। ये दवा दुकान में बोलिएगा 2,4-D तो बोलेगा ओ खरपतवार नाशी है, मतलब घास को मारना है, घास जलाना है, तो बोलेगा हाँ। ब्यूटाकलोर, इसको भी बोलिएगा तो आपको दे देगा। MCPA का फुल फॉर्म होता है 2-मिथाइल, समझ गए कि नहीं, 2-मिथाइल क्लोरो, ठीक है, क्लोरो, ठीक है, MCPA 2-मिथाइल क्लोरो फेनॉक्स
सी एसेटिक 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 एसिड। समझ गए कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? एसेटिक एसिड। फिर से देखिए 2 मिथाइल क्लोरोफेनॉक्सी एसेटिक एसिड, ये MCPA का फुल फॉर्म। आपसे पूछा था कि बताइए कि इसमें से कौन सा पिकरनाशी है, तो आपसे ऑप्शन दे रहेगा MCPA, DDT या तो और कुछ भी। तो इसमें ऑप्शन दे रहेगा और आपसे पूछेगा MCPA। कभी कभी MCPA का फुल फॉर्म पूछ देता है, ये ग्रुप 2 एकदम साइंस एकदम जहर है। MCPA का फुल फॉर्म 2 मिथाइल क्लोरोफेनॉक्सी एसेटिक एसिड। फिर से एक बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा एकदम। खरपतवारनाशी, इसमें दावा आपको दिखाई देगा 2,4-D या बीटा क्लोर। MCPA फुल फॉर्म 2 मिथाइल क्लोरोफेनॉक्सी एसेटिक एसिड। समझ गए कि नहीं? और एक और होता है जिसको बोलते हैं फेनॉक्सी हर्बिसाइड। समझ गए कि नहीं? हर्बिसाइड मतलब खरपतवार को क्या कर देगा, साइड कर देगा। इसमें कौन सा दवा है? फेनॉक्सी हर्बिसाइड। इसमें पहले ही लगाया जाता है, फसल के पहले ही, तो फसल हो जाने के बाद भी इसको छिड़क सकते हैं, जिसमें आपको खरपतवार नाश किया जा सकता है। आइए देखिए, खरपतवार तो हो गया, लेकिन कभी कभी दिखाई दे रहा होगा इस तरह से फसल क्या होने लगता है, खराब होने लगता है कि इसमें कुछ बचा नहीं, खाली इसका क्या बचा है, हड्डी बच रहा है। तो उसमें कुछ होता है कीड़ा लग जाने से, जिसको बोलते हैं कीट पिकरनाशी। समझ गए कि नहीं? अब कीट लग जाने से बहुत सारा फसलों जो है, एक बार ऐसा हादसा हुआ था 2006 में कि केरल में पूरा फसल जो है धान का एक जो है पौधा का पत्ता पूरा सोख लिया था। कौन सा? कीड़ों ने। तो उसके लिए क्या होता है, कीड़ों को मारने के लिए भी दवा बनाया गया है, जिसको आप साधारण बोल सकते हैं। एक दवा होता है मिथाइल बोरोमाइड। देखिए मिथाइल बोरोमाइड, या तो दूसरा होता है कीट मारने के लिए दवा DDT। अब ये DDT का फुल फॉर्म आपको फिर से ट्राइक्लोरा, यही होता है ट्राइक्लोरा इथेन। समझ गए कि नहीं? इसमें फिर से DDT का फुल फॉर्म सच मान लीजिएगा, डाइक्लोर डाइफेनॉल ट्राइक्लोरा इथेन। समझ गए कि नहीं? 10 बार इसको भी बोलिएगा। कीट पिकरनाशी में 2 दवा, एक मिथाइल बोरोमाइड और दूसरा है DDT। डाइक्लोरा और डाइफेनॉल और डाइक्लोरा इथेन, तो ये दवा से छीटिएगा तो आपको कीट क्या होगा, पूरी तरह से मर जाएगा। इसको एक स्क्रीनशॉट। आगे हम देखते हैं कि अब फसल तैयार हो चुका है, फसल की कटाई कैसे किया जा सकता है, चूहों से बचाई कैसे किया जाता है। तब तक इस तरह देखिए फसल तैयार हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसमें हमको देखना है कि फसल तैयार होने के बाद उसको काटा कैसे जाता है, और काटने के लिए क्या क्या विधि होता है। काटने के बाद इसमें देखिए 3 विधि होता है। काटने के बाद उसको सबसे पहले काट के इसके छोड़ नहीं देगा, काट के तो लावेगा, और उसके बाद काटने के बाद उसको हार्वेस्ट पीटा जाता है, और पीटने के बाद पृथक किया जाता है, भूसा को अलग और अनाज को अलग। तो ये भूसा क्या है, तो अनावश्यक, देखिए अनाज के साथ अनावश्यक चीज जो रहता है वो भूसा कहलाता है, उसको अलग ट्रांजेक्शन किया जाता है, भेज दिया जाता है। समझ गए कि नहीं? आइए फसल की कटाई करते हैं। सबसे पहले फसल की कटाई जो है हसुआ से किया जा सकता है। इस तरह से किसान लेकर के, देखिए बोर्ड पर दिखाई दे, इस तरह से लेकर के उसको काटता था। तो ये हाथ में जो ले ले उसको क्या बोलते हैं, हसुली बोलते हैं, या तो देहात में या तो बिहार में क्या बोलते हैं हम लोग, हसुआ बोलते हैं, यहाँ पर हसिया बोला जाता है। समझ गए? अब फसल की कटाई करने के लिए अब तो एक अधिकतर जो है बड़े पैमाने पर अगर जो फसल काटना है, मान लेते हैं 20 बीघा किसी को काटना है, हसुआ से नहीं काटने के लिए समय बनता है, तो उसमें हार्वेस्टर लगा देता है। हार्वेस्टर इस तरह से फसल को क्या करता है, एक तरह से जमीन की तरह से पूरा काटते जाता है, और अनाज को अलग करते जाता है और भूसा को अलग करते जाता है। लेकिन हसुआ से काटने के बाद सारे चीजें एक साथ रहते हैं, अनाज भी और भूसा भी, तो उसको अलग करने के लिए दौनी या थ्रेसिंग किया जाता है। पहले थ्रेसिंग आपने देखा होगा, जिसको थ्रेसर बोलते हैं। ये थ्रेसर में उठा के क्या करते हैं, गेहूं डाला जाता है, तो अनाज वो अलग करता है और भूसा को अलग करता है। उसी प्रक्रिया को थ्रेसिंग करते हैं। अब ये थ्रेसिंग अनाज निकालने के बाद उसमें से भी अनावश्यक बचे हुए भूसा कुछ रह जाते हैं, जिसको बोलते हैं अनावश्यक, तो उसको उसाई किया जाता है। उसाई क्या हो जाता है, यह एक सरल और जटिल प्रक्रिया नहीं है, सरल प्रक्रिया है, जिसको अनाज किसी भी चीज में लेकर के गिराया जाता है, और उसके ऊपर से क्या हवा गुजारा जाता है, और हवा से क्या हो जाता है, अनावश्यक जो अथी था पदार्थ उड़ गया, मतलब भूसा उड़ जाता है, और उसके बाद अनाज बच जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम फसल की कटाई करते हैं। लेकिन फसल की कटाई करते समय देखता है किसान क्या, अरे बाप रे, ये बड़का इतना मोटा ये मूसर लगल, मूसर क्या कर रही है। तो पूरा एकदम कुछ दिन पहले जो है आया था, किसान जो होता है अत्यधिक परेशान जो होता है मूस से होता है।
हमारे क्षेत्रों में, हमारे जो देश है वहां पर मूस अत्यधिक परेशानी में इसको लाते हैं। फसल तैयार होने के बाद जो रहता है आधा से ज्यादा 1/3 भाग को ये मूस सर लोग क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो इसके लिए सरकार को एक मुद्दा उठाना चाहिए, इसके लिए कुछ न कुछ रोकथाम होना जरूरी है। और इसका रोकथाम क्या होगा इसे हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक फसल कटाई हो गया। अब देखते हैं जो लास्ट पॉइंट है, भंडारण क्या होता है, ये सबसे मेन मुद्दा होता है। तब तक लिए स्क्रीनशॉट। भंडारण करना क्या जरूरी होता है फसल, इसमें आप इसमें ये समझते हैं भंडारण करना क्यों जरूरी होता है। तो भविष्य में जो है आगे हमको फसल उत्पादन करने के लिए उसका बीज को रखना जरूरी होता है, तो इसलिए हम लोग भंडारण करते हैं। समझ गए कि नहीं। एक अगला चैप्टर हम समझा देंगे बीज तथा अंकुरन के बारे में, वो प्रोसेस क्या होता है, इस तरह से किस तरह से भंडारण में रखा जाता है। सिर्फ इतना समझिए कि भंडारण किस तरह से होता है और क्यों होता है और कहां पर भंडारण है और क्या भंडारण है। देखिए फसल जो होता है जिस समय कटता है उस समय नमी की मात्रा उसमें ज्यादा होती है, मतलब 16 से 18% होता है। उस तरह से अगर जो आप फसल रख दीजिएगा तो इस तरह से अंकुरित हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। इस तरह से फसल क्या हो जाएगा, अंकुर हो जाएगा। इसलिए फसल को रखने के लिए, बीज बनाने के लिए उसको क्या किया जाता है और सुखाया जाता है। इतना नहीं सुखा दे कि अंदर वाला जो भाग टिकमा होता है जो सुकुड़ करके अंदर गुपचुआ के रख देगा। इसलिए उसको नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर अगर जो उसकी नमी की मात्रा 16 से 18 है तो उसको कम किया जाता है, 14% में कम कर दिया जाता है, जिससे आप फसल क्या हो जाता है, सेफ रहता है बाहर की सुरक्षा से। फसलों को सुरक्षा करने की जरूरी होता है प्रोटोजोआ, कवक और भूई फुफुद से। समझ गए। फुफुद का होता है ऊपर चढ़ करके और ऐसा उजला उजला निकाल देता है। भूई क्या होता है इसके बारे में समझाएंगे हम, ठीक है। तो इसमें देखिए इसी तरह से उसको बचाने के लिए सुखा दिया जाता है। अगर जो सूख जाएगा फसल, उसमें नमी की मात्रा नहीं रहेगा, तो अगर जो नमी की मात्रा नहीं रहेगा तो उसमें भूई और फुफुद ये सब क्या होगा, नहीं लगेगा। कभी कभी देखते हैं मकई आपको इस तरह से रखते हैं तो इस तरह से उजला उजला हो जाता है या व्हाइट व्हाइट काला काला हो जाता है, कोई भी चीज या दाना। समझ गए कि नहीं। तो खराब हो जाता है, किस तरह कारण से, भूई से। अब जरा देखते हैं कभी कभी घर में जब हम स्टोरेज करने की क्षमता रखते हैं तो मतलब एक तरह से उसमें कवक नहीं लगे तो उसको क्या करते हैं, घरेलू देहाती उपाय जो होता है, नीम को पत्ता ला करके सुखा करके उस अनाज में फेंक देते हैं, जिससे भूई या फुफुद नहीं लगता है और भी उसमें कोई भी कीड़ा इधर से आर पार नहीं होता, उसको खराब नहीं कर पाता है, किसको, अनाज को। तो ये सरल और सीधा तरीका है, कहाँ, देहाती भाग का, बिहार का। समझ गए कि नहीं। नीम की पत्ती, सूखी पत्ती दे करके रख देते, बाद में इसको चावल में दे करके रख दे, नहीं कुछ खाए तो। समझ गए कि नहीं। ये अक्सर जो है सास अपनी बहू को बताती है। समझ गए कि नहीं। आइए देखते हैं। लेकिन भंडार में ऐसा नहीं होता। भंडार में रखने का इसका अलग डिफिशियंसी होता है। यहाँ घर में तो कोठी इसको इतना बड़ा मट्टी का बनाया जाता है, अब तो पूरा टीना का भी आ गया, पूरा बड़ा का रहता है, तो उसमें अनाज खूब मनी डाला जाता है, उसकी कोठी बोला जाता है। समझ गए कि नहीं। बिहार में, झारखंड में ये सब प्रचलित है कोठी। बाहर के लड़कों को कोठी अचंभव लगता होगा। कोठी का मतलब क्या होता है, कोठी का मतलब औरों कुछ समझ आता है, बड़का बंगला वो नहीं रे बबुआ। कोठी का मतलब स्टोरेज, अरे ड्राम वगैरह वही का दूसरा रूप हो गया, ड्राम वगैरह वो हो गया उसी का दूसरा कोठी का। समझ गए कि नहीं। कोठी अब एक जगह स्थायी किया, ड्राम को उठा कर ले जा सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए भंडार में क्या किया जाता है, इसी तरह से कवक से बचने के लिए हम लोग घर में तो नीम के पत्ते दे देते हैं, लेकिन भंडार में, बहुत बड़ा भंडार में जहां पर हजारों ट्रक के मतलब हजारों बोरा का बोरा रखना है, तो उस भंडार में क्या किया जाता है, उस भंडार में रखने का नियम देख लीजिए। इस तरह से छल्ला लगावेगा कि मान लेती है दीवार है तो दीवार से कम 1 फीट हट करके और इस तरह से बोरा के ऊपर क्या करेगा, बोरा रखेगा। और अगर जो दूसरा छल्ला लगाना है तो इसको सटा करके कभी नहीं लगाएगा, फिर दीवार से छूटेगा और इसको से छूटेगा। तो इस तरह से बोरा पर बोरा इसको रखेगा और इसी प्रक्रिया से भंडार में रखा जाता है। और इसको भंडार में कवक से बचाने के लिए, बैक्टीरिया जर्म से बचाने के लिए वहां पर रासायनिक धुआं का प्रयोग, धुआं दिया जाता है, कोई भी चीज का धुआं दे दिया जाता है, जिससे वहां पर कवक और फंगी नहीं पनपते, मर जाते हैं। समझ गए कि नहीं। तो इसी को अगर जो हम छोटा घर में करेंगे तो भंडारण करेंगे, कोठी में रख सकते हैं, लेकिन वही भंडार खूब 100 बोरा 1000 बोरा करते हैं तो बड़े पैमाने के भंडार को हम लोग साइलो स्टोरेज कहा जाता है। साइलो स्टोरेज, साइलो भंडार कर सकते हैं। कौन सा भंडार कर सकते हैं, साइलो भंडार। ये भंडारण कौन करता है, तो भारत खाद्य निगम। कौन करता है, भारत खाद्य निगम। इसको अगर जो हम बोले FCI, समझ गए कि नहीं, FCI, इसका फुल फॉर्म होता है FCI का, फूड कारपोरेशन, समझ गए कि नहीं, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया।
बात समझ में है? ये किसके तहत स्टोरेज किया जा सकता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कभी कभी आप समझते हैं कि चल इसको हम ले जाकर के भंडार में दे देते हैं, समझ गए कि नहीं, स्टोर में ले जाकर दे देते हैं। आलू वगैरह सब्जी वगैरह स्टोर अगर जो करते हैं तो उसके लिए एक अलग स्टोर बना जाता है, भंडार के लिए अलग स्टोर बना जाता है। इस भंडार में आपको कम से कम नमी रखना है अंजाम में तो 14% से 15% के बीच में। और एक जो आप सब्जी वाला उसको रखते हैं स्टोरेज करने के लिए, उसमें आपको नमी कम से कम उस भंडार में बनाता है 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक बना करके रखता है। किसमें? नमी में। बड़ा बड़ा आप देख रहे थे, अभी स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा था, इस तरह से यहाँ पर रखा जाता है और उसको प्रोसेस से क्या किया जाता है? हाइजीन किया जाता है। हाइजीन समझ पाता है? मतलब उसको कवक से हटा दिया जाता है। धूमक किस नियम से? धूमक से। समझ गए कि नहीं? आगे देखेंगे टेस्टा और टिग्मा क्या है, मतलब हम बीज तथा अंकुरन समझेंगे। आज तक इतने फसल का ये लास्ट चैप्टर था, इसका डिस्क्रिप्शन में पहला चैप्टर का भी वीडियो, पहला वीडियो भी दिया गया है और उसको वॉच करें, टाइम करें और शेयर करें। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर